हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार। इससे पहले जो चैप्टर में अपन ने पढ़ा था आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता के अंदर दो चीजें पढ़ी थी अपन ने, वंशागति और विविधता। वंशागति और विविधता किसे कहते हैं, तो इसमें पढ़ाया था जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसी आनुवंशिकता कहते हैं। आज इसमें अपन वंशागति के आणविक आधार पढ़ेंगे। मतलब वंशागति सबसे पहले तो समझेंगे वंशागति क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का जब सबसे पहले तो नाम ही पता होना चाहिए कि चैप्टर के नाम का अर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर पढ़ने में आनंद आता है। ठीक है, तो सबसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ ये चैप्टर हालांकि तो बहुत तो ज़्यादा हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे एकदम सरलता से आप पूरे चैप्टर को याद कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगी अगर तुम ध्यान से इसको देखेंगे तो। ठीक है, तो वंशागति सबसे पहले समझेंगे वंशागति किसे कहते हैं। वंशागति देखिए, वंशागति क्या है, जो जनक से जो संतति में जो लक्षण आते हैं, जैसे हमारी आंखों का हमारे पिता जैसा दिखना, हमारे जो अपन कहते हैं कि इसका चेहरा बिल्कुल पिताजी पे गया है, इसका चेहरा माताजी पे गया है, या इसके बाल हैं जो अपने पिताजी पे हैं, इसकी आंखें अपने पिताजी जैसी रहती हैं, जो लक्षण हैं ये अपने जनक से संतति में जो लक्षण आते हैं, वो लक्षणों का आना इसे कहते हैं लक्षणों का आना कहते हैं वंशागति। डेफिनेशन कैसे सुनाएंगे, जो आनुवंश जनक पीढ़ी से जनक से लक्षणों का संततियों में स्थानांतरण, जनक से लक्षणों का संतति में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। ऐसे बता दें, एक पूरी पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। वंश की गति मतलब जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें अपन वंशागति कहते हैं। और ये जो लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं इन्हें बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण। जो जनक से जो लक्षण संततियों में आते हैं इन लक्षणों को कौन कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। और ये आनुवंशिक लक्षण किसकी वजह से आते हैं? जो जनक से संततियों में आते हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है आनुवंशिक पदार्थ। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, ये आनुवंशिक पदार्थ की वजह से ही जो लक्षण जनक से संततियों में जो लक्षण आते हैं आनुवंशिक पदार्थ की वजह से ही आते हैं। और आनुवंशिक पदार्थ अपने शरीर का क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। ठीक है, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। तो डीएनए द्वारा ही ये लक्षण जनक से संततियों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, लगभग सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। ठीक है, जितने जीव हैं इनमें लगभग सभी में क्या होगा? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, जो जनक से लक्षणों को किसमें लाता है? संततियों में। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जो जीव हैं जैसे वायरस है, कुछ HIV वायरस वगैरह, बैक्टीरियो वायरस वगैरह, ऐसे कुछ वायरस हैं इनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। ठीक है, लगभग वैसे सभी में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। ठीक है, पर अभी अपन को पता है, पर इस वंशागति के आणविक आधार में अपन डीएनए को विस्तार पूर्वक समझेंगे, डीएनए के बारे में जानकारी लेंगे, डीएनए में अंदर क्या क्या होता है, डीएनए कहाँ होता है, और ये जीन क्या होती है, क्या काम होता है, कैसे लक्षण एक जनक से संततियों में आते हैं, ये सब इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। इसीलिए कह रहे हैं वंशागति के आणविक आधार। जो अणु के जो आधार हैं वंशागति जो होती है, जिस वजह से लक्षण जाते हैं, उसका मुख्य आधार है क्या? ठीक है, उसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा करते हैं। तो चैप्टर का नाम का अर्थ तो समझ में आया होगा। वंशागति का मुख्य आधार
क्या है उसके बारे में आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे इसमें सबसे पहले वो पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल बताएंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल है क्या, तो न्यूक्लिक अम्ल कोश जो अपने शरीर है, इस पूरा का पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका के मध्य में एक होता है केंद्रक, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक लाइन में बताना चाहें तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है, ठीक है। अब ये बहुलक क्या है, न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। बहुलक का अर्थ ये होता है अगर कोई छोटी छोटी चीज मिलाकर कोई एक बड़ी चीज बनाते हैं, उस पूरी बड़ी चीज को बहुलक कहते हैं। जैसे मोतियों से मिलकर बनती है माला, तो माला को बोलेंगे बहुलक, मोती को बोलेंगे एकलक, तो एकलक मिलकर बनाती है बहुलक। तो न्यूक्लिक अम्ल भी न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड भी बताएंगे क्या होता है, पर इतना समझ लेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक है, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइडों से बना होता है, जो अपने कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल समझ में आया, ये ऐसे बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है, ये ऐसे बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है, अर्थात न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। इनको तो पता, इन्हें तो जानते हैं डीएनए आरएनए, पर ये नहीं पता था उनको कोई न्यूक्लिक अम्ल के टाइप हैं। ठीक है, दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल हैं। ठीक है, दोनों, इनका पूरा नाम देखें तो समझ में आएंगे, दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। इनका इसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, दोनों क्या है, न्यूक्लिक अम्ल हैं। तो दोनों न्यूक्लिक अम्ल प्रकार हैं। तो बता दें न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप के होते हैं, दो, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब देखें इसके बाद है जो न्यूक्लियोटाइड है। अपन ने पढ़ा था कि न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइडों का। तो जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, इनमें कितने प्रकार के अणु होते हैं, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलते हैं, तीन। कौन कौन सी चीजें हैं, एक है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। नंबर एक नाइट्रोजनी क्षार, नंबर दो पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, और तीसरा टाइप है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड है इन तीनों चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार से, पेंटोज शर्करा से और फॉस्फेट समूह से। अब अपन ये कह सकते हैं डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार भी होता है, डीएनए में पेंटोज शर्करा भी होती है, डीएनए में फॉस्फेट अम्ल या फॉस्फेट समूह भी होता है। ये ही तीनों चीज होंगी आरएनए में, तीनों चीज ये ही किसमें होंगी, आरएनए, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की टाइप है। और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की बनी होती है, न्यूक्लियोटाइडों में ये तीनों चीज होती है। ठीक है, जो नाइट्रोजनी क्षार है ये दो टाइप की होती है। नाइट्रोजनी क्षार कितने टाइप की होती है, दो।
एक होती है प्यूरिन, प्यूरिन, एक होती है पिरीमिडीन। जो नाइट्रोजन क्षार है ये दो टाइप की होती है, प्यूरिन, एक होती है पिरीमिडीन। ध्यान से समझना है, ठीक है। पहले सबसे देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड है, इनमें तीन अणु होते हैं। एक होता है नाइट्रोजन क्षार, दूसरा होता है पेंटोस शर्करा, तीसरा होता है फॉस्फेट समूह। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह। कौन कौन से? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह। और जो नाइट्रोजन क्षार है ये दो टाइप की है, एक होती है प्यूरिन, एक होती है पिरीमिडीन। प्यूरिन, पिरीमिडीन, प्यूरिन, पिरीमिडीन, एक दो बार बोलेंगे याद हो जाए, ठीक है। दो टाइप की होती है प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन के जो अंदर, ध्यान से समझना, प्यूरिन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होती है एडेनिन, जो नाइट्रोजन क्षारी है, क्या है? नाइट्रोजन क्षारी एडेनिन। लिख लीजिए एडेनिन या एडेनिन, ऐसे बोल लीजिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। जो प्यूरिन है ये दो टाइप की है, एडेनिन, ग्वानिन, और पिरीमिडीन है दो टाइप की है, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्लियर? ध्यान से एक बार समझिए, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? तीन। नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार होते हैं दो टाइप के, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन होती है दो टाइप की, एडेनिन। प्यूरिन कितने होते हैं? दो। एडेनिन, ग्वानिन। पिरीमिडीन कितने होती है? दो। साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। इतनी बात है, अब इसके आगे टाइप नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चारों नाइट्रोजनी क्षार हैं। इनके टाइप हो जाते हैं प्यूरिन और पिरीमिडीन। ये ध्यान रखें, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह ये सब न्यूक्लिक अम्ल में है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल में है। और प्यूरिन और पिरीमिडीन ये भी इसी में ही है। अगर डीएनए की बात की जाए तो ये चार रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अगर आरएनए की बात कर दी जाए तो आरएनए में बस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा इसके स्थान, बस सबका सब वही रहेगा। ये भी तीन टाइप रहेंगे, ये भी दो टाइप रहेंगे, और थाइमिन की जगह पे आ जाएगा यूरेसिल, ठीक है। बस इस जगह पे एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा, थाइमिन नहीं रहेगा, आरएनए में रहेगा यूरेसिल। यहाँ तक बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। अब इसके बाद देखेंगे जो न्यूक्लिक अम्ल में है, जो डीएनए है उसकी संरचना देते हैं, ठीक है। इस पे तो देखें ध्यान से, डीएनए द्विकुंडलित होता है, ठीक है। सबसे पहले देखें, बताएंगे डीएनए क्या है। तो डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल ही है। डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक टाइप है। न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप के होते हैं, डीएनए एक, आरएनए। तो अब देखना है अपन डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है डीएनए संरचना? द्विकुंडलित, अर्थात इसमें दो कुंडलियां होती हैं। कैसी होती हैं? दो कुंडलियां होती हैं। और ये डीएनए बना किससे होता है? न्यूक्लियोटाइडों से। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइडों से। और डीएनए के दोनों रज्जित में क्या होती है? नाइट्रोजनी क्षार। अभी अपन ने बताया था नाइट्रोजनी क्षार,
जो कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, अभी बताया था प्यूरिन, नाइट्रोजनी क्षार पढ़े थे वो, नाइट्रोजनी क्षार। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार है कितनी टाइप की है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। पिरिमिडिन प्यूरिन कितनी टाइप की है, 2, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन। जो नाइट्रोजन क्षार है अपन 2 भागों में बांटा था, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 टाइप की, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन। अब ये चारों के चारों क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। तो इसकी 2 कुंडली संरचना है। इसकी 2 कुंडली जो नाइट्रोजन क्षार है, इनमें नाइट्रोजन क्षार जुड़े रहते हैं। और ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार के नाइट्रोजन क्षार जुड़े रहते हैं। और ये जैसे यहाँ पर जुड़ा है, हमेशा जो एडेनिन है इसे ए से प्रदर्शित करेंगे, एडेनिन ग्वानिन है इसे जी से, साइटोसिन सी से, थायमिन को टी से। तो जो एडेनिन है, एडेनिन ये थायमिन के साथ में, एडेनिन किसके साथ में, थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है इसमें। ठीक है, एडेनिन हमेशा किसके साथ में, थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ में जुड़ा रहता है। ठीक है, इस दोनों कुंडलियों पे दोनों तरफ एडेनिन जुड़ा रहता है थायमिन के साथ में, और ग्वानिन जुड़ा रहता है साइटोसिन के साथ में। और ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा, और ये एडेनिन 2 डबल बॉन्ड द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये मान लो एडेनिन नाइट्रोजन क्षार है, तो इधर होगा, इधर क्या होगा, थायमिन। ठीक है, एडेनिन जुड़ा होगा थायमिन के साथ में। ठीक है, और इधर मान लो ग्वानिन है, इधर होगा साइटोसिन, इधर होगा साइटोसिन, इधर ग्वानिन, इधर होगा थायमिन, तो इधर होगा एडेनिन, इधर होगा एडेनिन तो थायमिन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन। इस प्रकार ये हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कौन से बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो सी जी के साथ, मतलब साइटोसिन ग्वानिन के साथ कौन से बंध द्वारा जुड़ा होगा, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। ठीक है, 1 2 3। और एडेनिन थायमिन के साथ में कितने बंध द्वारा जुड़ा, 2 बंध द्वारा, 1 2। तो इस प्रकार ये जुड़े रहते हैं। ध्यान रखना, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ, थायमिन के साथ में, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ में।